नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय मनोरंजन के एक बहुत बड़े नाम कपिल शर्मा के भविष्य की। हाँ, सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ एक बेहद कामयाब कॉमेडियन ही रहेंगे या फिर क्या वो मीडिया की दुनिया में अपना एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, कुछ कुछ वैसा जैसा ओपरा विनफ्रे ने अमेरिका में किया। बिल्कुल, और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर बैरिक फेस ब्लॉग पर हाल ही में छपा एक विश्लेषण है, और साथ ही ओपरा के करियर और उनके बिजनेस एम्पायर पर भी काफी डिटेल जानकारी है हमारे पास। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि कपिल शर्मा के लिए आगे क्या रास्ते हो सकते हैं, ओपरा की कहानी से क्या सीखा जा सकता है, और आखिर एक कामयाब मीडिया एम्पायर बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, तो लेख की शुरुआत होती है कपिल शर्मा की मौजूदा हैसियत से, है ना? हाँ बिल्कुल, उनका शो कैसे एक तरह से राष्ट्रीय अनुष्ठान बन गया है, जिसे हर उम्र हर इलाके के लोग देखते हैं, भाषा की दीवारें तोड़कर। सही। लेकिन अब मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही है। टीवी से स्ट्रीमिंग का जमाना आ गया है। हाँ, और ऐसे में लेख ये सवाल उठाता है कि क्या कपिल अब एक अहम मोड़ पर है? मतलब क्या वो सिर्फ कॉमेडियन रहेंगे या फिर एक एम्पायर बिल्डर बनेंगे। और यहीं पर लेख का जो सेंट्रल आइडिया है वो सामने आता है। कपिल का ओपरा स्टाइल जाना सुनने में बड़ा लगता है। हाँ, है तो बड़ा। इसका मतलब क्या है? यहाँ ओपरा के हार्पो मॉडल का जिक्र आता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि हार्पो मॉडल सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस बनाने तक सीमित नहीं था। अच्छा। हार्पो प्रोडक्शंस जो 1986 में बना और जिसका नाम ओपरा का उल्टा है, असल में ओपरा की सोच उनके मूल्यों को एक संस्था का रूप देने जैसा था। ओह, ओके। ये सिर्फ शो बनाने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि एक क्रिएटिव और इकोनॉमिक पावर हाउस थी, जिसने ओपरा की आवाज को फिल्मों, मैगजीन और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स तक फैलाया। तो ब्लॉग पोस्ट इसी तर्ज पर कपिल शर्मा स्टूडियोज की कल्पना करता है। बिल्कुल, एक ऐसी कंपनी जो कपिल के ब्रांड को, उनकी पहचान को और आगे बढ़ाए। दिलचस्प। तो मतलब ये सिर्फ द कपिल शर्मा शो बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख कुछ खास आइडियाज भी देता है क्या? हाँ, कई आइडियाज हैं। जैसे एक है कि द कपिल शर्मा शो के रोजाना छोटे छोटे एपिसोड्स बनाए जाएं। रोजाना मतलब डेली? हाँ, डेली। सोचिए 10-15 मिनट के क्लिप्स जो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या शायद कपिल के अपने ऐप पर रोज आएं। ओ, ये तो बढ़िया है। इससे क्या होगा कि दर्शकों से साल भर का कनेक्शन बना रहेगा, सिर्फ वीकेंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये तो आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से बिल्कुल सही लगता है। और क्या सुझाव है इसमें? एक और आइडिया है कपिल एंड फ्रेंड्स जैसे स्पिन ऑफ शोज का। स्पिन ऑफ? हाँ, इसमें नए कॉमेडियंस को मौका मिले जो कपिल के साथ मिलकर अलग अलग थीम पर स्केच करें या एक्ट करें। इससे तो नए टैलेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, और कंटेंट में वैरायटी भी आएगी। सही। साथ ही कपिल के ह्यूमर स्टाइल में स्क्रिप्टेड कॉमेडी या फिर फैमिली ड्रामा बनाने की बात भी है। स्क्रिप्टेड कपिल के स्टाइल में? हाँ, मतलब ये ऐसे शो हो सकते हैं जो बड़े शहरों के ओटीटी दर्शकों और छोटे शहरों के टीवी देखने वालों दोनों को अपील करें, एक तरह से ब्रिज का काम करें। ये तो मतलब पूरी कंटेंट की फैक्ट्री बनाने जैसा प्लान लग रहा है। सही कहा। और इसके पीछे एक गहरा विचार भी है जिसे लेख सांस्कृतिक निरंतरता कहता है। सांस्कृतिक निरंतरता, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आज हम सब एक तरह की एल्गोरिथमिक थकान महसूस कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो है। मतलब नेटफ्लिक्स या यूट्यूब खोलते हैं तो इतना कुछ होता है कि समझ ही नहीं आता क्या देखें। सब बिखरा बिखरा सा लगता है। एग्जैक्टली। तो ये मॉडल कोशिश करेगा एक भरोसेमंद, जाने पहचाने सोर्स से लगातार अच्छा खुशनुमा कंटेंट देने की। अच्छा। एक तरह से डिजिटल दुनिया में अपनेपन का एक ठहराव का माहौल बनाना। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। और ये सोच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है शायद। लेख ग्लोबल जाने की बात भी करता है। बिल्कुल करता है, और ये सवाल काफी दमदार है। क्या? कि अगर साउथ कोरिया अपने के ड्रामा जैसे स्क्विड गेम या क्रैश लैंडिंग ऑन यू से दुनिया भर में धूम मचा सकता है, हाँ, वो तो है। तो भारत अपनी कॉमेडी क्यों नहीं बेच सकता? ब्लॉग का तर्क है कि कपिल का ह्यूमर काफी हद तक सिचुएशनल और विजुअल है। अच्छा, मतलब जो देखकर समझ आ जाए। हाँ, जो भाषा की दिक्कतों को आसानी से पार कर सकता है। तो इसका मतलब कपिल शर्मा के जोक्स लैटिन अमेरिका या अफ्रीका में भी समझे जा सकते हैं? क्या ये संभव है? सही रणनीति के साथ क्यों नहीं, अगर अच्छी क्वालिटी की डबिंग और सबटाइटलिंग हो। हाँ, वो तो जरूरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इन जगहों पर बॉलीवुड की वजह से भारतीय कंटेंट पहले से पॉपुलर है, एक बेस तो है। हाँ, ये बात तो है। लेख तो यहां तक सुझाव देता है कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर ग्लोबल कपिल फ्रेंचाइज बनाई जाए। ग्लोबल कपिल फ्रेंचाइज? हाँ,
सोचिए, शो में इंटरनेशनल गेस्ट हों वाह, और रिकॉर्डिंग लंदन, दुबई, टोरंटो जैसे शहरों में हो जहां बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा रहता है। ये तो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी योजना लग रही है तो? अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो लेख उठाता है वो है आज के बिखरे हुए दर्शकों को जोड़ने की। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। बच्चे यूट्यूब पर, युवा ओटीटी पर, बुजुर्ग टीवी पर। ऐसे में कपिल सबको एक साथ कैसे ला सकते हैं? इसके लिए लेख एक डिजिटल फैमिली आवर का कॉन्सेप्ट देता है। डिजिटल फैमिली आवर, ये क्या है? कल्पना कीजिए, दिन के खास समय पर, शायद शाम को 1 घंटे का स्लॉट हो। ठीक है। शुरुआत में बच्चों के लिए कपिल की आवाज में कोई मजेदार कार्टून शॉट, ओके। फिर युवाओं के लिए ऑफिस या डेटिंग जैसे शहरी मुद्दों पर आधारित इम्प्रूव कॉमेडी, और आखिर में मुख्य फैमिली शो जिसमें हंसी मजाक, गाने बजाने के साथ दिन खत्म हो। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब एक ही ब्रांड के तहत हर उम्र के लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। स्रोत इसकी तुलना पिक्सार और ओपरा के संगम से करता है। पिक्सार और ओपरा? हाँ, पिक्सार जैसा मनोरंजक और हर उम्र के लिए अपीलिंग, और ओपरा जैसा थोड़ा समझदार, भरोसेमंद और शायद प्रेरणा देने वाला। और सबसे बड़ी बात, ये स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, इसे वक्त के साथ और बड़ा किया जा सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। आज के दौर में जहां परिवार साथ बैठकर कुछ देख नहीं पाते, ये एक बड़ी जरूरत पूरी कर सकता है। सही कहा। अपने घर में भी यही होता है, एक स्क्रीन पर कार्टून, दूसरे पर वेब सीरीज, तीसरे पर न्यूज, सबको एक साथ लाना वाकई एक चुनौती है। लेकिन लेख यही नहीं रुकता। एक और आइडिया है जो थोड़ा कह सकते हैं हटकर है। हाँ, वो कॉमेडी और करंट अफेयर्स वाला। हाँ, वही कॉमेडी और करंट अफेयर्स का मेल। ये थोड़ा साहसिक विचार है, मानता हूँ। सुझाव है कि कपिल पालकी शर्मा जैसी, हाँ, जो अपने इंटरनेशनल न्यूज शो के लिए जानी जाती हैं, यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी जैसे किसी स्थापित न्यूज एंकर के साथ मिलकर भारत का अपना द डेली शो जैसा कुछ बना सकते हैं। द डेली शो जैसा? मतलब कॉमेडी और सीरियस न्यूज? ये कैसे काम करेगा? मुझे थोड़ा संदेह है। लेख के मुताबिक इसके कई फायदे हो सकते हैं। जैसे? पहला, जियोपॉलिटिक्स या इकोनॉमी जैसे मुश्किल मुद्दों को व्यंग्य और ह्यूमर के जरिए आम लोगों के लिए आसान बनाना। अच्छा, ये तो ठीक है। दूसरा, आज का जो मीडिया माहौल है काफी पोलराइज्ड है ना? हर कोई चिल्ला रहा है। हाँ, वो तो है। तो शायद हंसी एक ज्यादा स्वस्थ तरीके से बहस को आगे बढ़ा सके। एक तरह से हंसी को जानकारी बढ़ाने का, साक्षरता का जरिया बनाना। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दिए गए विचार को सामने रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। इसकी व्यवहारिकता या नतीजों पर कोई फैसला नहीं सुना रहे। बिल्कुल। ये आइडिया जितना दिलचस्प है उतना ही शायद विवादित भी हो सकता है। खैर, इन सब बड़े प्लान्स के लिए एक और जरूरी चीज है जिसका जिक्र लेख करता है, वो है मालिकाना हक, ओनरशिप। हाँ, ये बहुत बहुत अहम मुद्दा है। अभी कपिल सोनी या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, मतलब उनके कंटेंट पर उनका पूरा हक नहीं होता होगा। हाँ, वो एक तरह से उनके लिए कंटेंट बनाते हैं। लेख कहता है कि कलाकार का सिर्फ एक कर्मचारी न रहकर उद्यमी बनना जरूरी है। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। हाँ, और अपना इकोसिस्टम बनाने, यानी मालिकाना हक के कई बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं? सबसे पहला, अपने कंटेंट और किरदारों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी, बौद्धिक संपदा आपके पास रहती है। आईपी मतलब शो का फॉर्मेट, किरदार, यहाँ तक कि कोई पॉपुलर कैच फ्रेज, उन सब पर कानूनी हक आपका होगा। अच्छा। आप उन्हें आगे कैसे इस्तेमाल करना है ये आप तय कर सकते हैं, कोई और नहीं। और इससे कमाई के रास्ते भी खुलते होंगे फिर तो? यकीनन, बहुत सारे। आप अपने कंटेंट को दुनिया भर में लाइसेंस कर सकते हैं, दूसरे देशों में बेच सकते हैं। हाँ, मर्चेंडाइज बेच सकते हैं, जैसे टी शर्ट, मग्स वगैरह। लाइव शोज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आज के जमाने में NFTs भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एक्सक्लूसिव ऐप या पोर्टल बना सकते हैं। अपना ऐप? हाँ, जहां फैंस को पर्दे के पीछे की फुटेज मिले, उनसे सीधे बात करने का मौका मिले, या वर्चुअल स्टैंड अप जैसे एक्स्ट्रा कंटेंट मिले, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। वाह। लेकिन इसे कहता है ये डिजिटल दुनिया में सिर्फ किराएदार बने रहने के बजाय अपनी डिजिटल जमीन खरीदने जैसा है। डिजिटल रियल एस्टेट का मालिक बनना। अपनी डिजिटल जमीन, ये बढ़िया फ्रेज है जी। यानी पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में। बिल्कुल। और जाहिर है पैसा भी। लेख लाफ इकोनॉमी या हंसी की अर्थव्यवस्था की बात करता है। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। कॉमेडी दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले एंटरटेनमेंट जॉनर में से एक है। सच में? हाँ, खासकर अगर आप प्रति मिनट प्रोडक्शन कॉस्ट देखें तो ड्रामा या एक्शन के मुकाबले काफी कम। अच्छा। तो कमाई के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? कई रास्ते। यूट्यूब, सोशल मीडिया पर विज्ञापनों से पैसा। हाँ, वो तो है ही। प्रीमियम कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन फीस,
जैसा मैंने कहा, बड़े ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप डील्स, सोचिए एफएमसीजी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, कितने सारे सेक्टर्स हैं। और अपने शो के डब किए हुए वर्जन को दूसरे देशों में बेचने के राइट्स यानी इंटरनेशनल सिंडिकेशन। ये तो काफी बड़ा बिजनेस मॉडल लग रहा है। क्या लेख कोई अंदाजा लगाता है कि ये कितना बड़ा हो सकता है, पोटेंशियल क्या है? हाँ, एक अनुमान दिया गया है। देखिए, भारत का ओटीटी मार्केट 2030 तक करीब 13 से 15 बिलियन डॉलर का हो सकता है। 15 बिलियन डॉलर्स? हाँ, तो लेख का अंदाजा है कि अगर कपिल शर्मा स्टूडियोज जैसा कोई वेंचर इस बड़े बाजार का सिर्फ मान लीजिए 2-3% हिस्सा भी हासिल कर ले, तो ये 2000 करोड़ तक की कंपनी बन सकती है। एक पावर हाउस। 2000 करोड़ सिर्फ लोगों को हंसाकर? हाँ, हंसी की इकोनॉमी। आंकड़े तो बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, आप सही कह रही हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी, क्वालिटी बनाए रखना। हाँ, वो तो है। इतने सारे अलग अलग फॉर्मेट में लगातार हाई क्वालिटी कंटेंट देना बहुत मुश्किल है, खासकर जब दर्शक बहुत समझदार हो गए हैं, औसत दर्जे का कंटेंट तुरंत नकार देते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चुनौती? दूसरी, सबसे अच्छे क्रिएटिव लोगों को, राइटर्स, डायरेक्टर्स, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट को ढूंढना और उन्हें अपने साथ बनाए रखना। टैलेंट वॉर असली है, अच्छे लोग मिलना और टिकना मुश्किल है। टैलेंट मैनेजमेंट। हाँ। और शायद सबसे अहम, अपने ह्यूमर की आत्मा, उसकी स्वाभाविकता, उसकी ऑथेंटिसिटी को बचाए रखना। मतलब जब बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है तो अक्सर कंटेंट जरूरत से ज्यादा कमर्शियल या बनावटी लगने लगता है, वो असलीपन खो जाता है। हाँ, ये खतरा तो रहता है। उस संतुलन को साधना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्रोत स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप यानी अनुभवी मार्गदर्शन की जरूरत पर जोर देता है। मेंटरशिप जैसे? उदाहरण के लिए फरहान अख्तर जैसे किसी निर्माता का नाम लिया गया है जो क्रिएटिविटी और बिजनेस दोनों समझते हैं। हाँ, वो तो है। या फिर डिजिटल दुनिया के माहिर रणनीतिकारों का, जो इस पूरे सफर में गाइड कर सकें, सही सलाह दे सकें। ये जरूरी है। तो ये तो हुई कपिल शर्मा के लिए संभावनाओं और चुनौतियों की बात। अब जरा उस नाम पर आते हैं जिससे उनकी तुलना की जा रही है, ओप्रा विनफ्रे। हाँ, ओप्रा। उनके सफर को समझना शायद कपिल के रास्ते को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। बिल्कुल। ओप्रा की कहानी वाकई असाधारण है। उन्होंने एक लोकल टॉक शो होस्ट से शुरुआत की थी, शिकागो में, और आज वो एक ग्लोबल मीडिया आइकन है। हाँ, जिनकी 2025 में अनुमानित संपत्ति $3.2 बिलियन बताई गई है। $3 बिलियन से ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपने नाम को एक $multi-billion ब्रांड में बदल सकता है। उनका सफर शुरू कैसे हुआ? हार्पो प्रोडक्शंस का जिक्र पहले आया था। हाँ, 1986 में शिकागो में हार्पो प्रोडक्शंस की स्थापना एक मील का पत्थर था। क्यों? सोचिए, उस जमाने में एक अश्वेत महिला अपने ही टॉक शो की मालिक और प्रोड्यूसर बनी। हाँ, ये बड़ी बात थी। एक ऐसे इंडस्ट्री में जहां बड़े नेटवर्क का दबदबा था, ये अपने आप में क्रांतिकारी था। 1998 तक उन्होंने शो के पूरे राइट्स हासिल कर लिए। अच्छा। और 1990 में शिकागो में अपना शानदार हार्पो स्टूडियो खोला, जो दशकों तक उनके एम्पायर का सेंटर रहा। लेकिन वो सिर्फ टॉक शो तक ही सीमित नहीं रही है ना? कतई नहीं। उन्होंने लगातार अपने ब्रांड को फैलाया, डाइवर्सिफाई किया। जैसे 1993 में हार्पो फिल्म्स शुरू की, टीवी फिल्मों और मूवीज के लिए। ओ द ओप्रा मैगजीन लॉन्च की, हर्स्ट के साथ मिलकर, जो बहुत चली। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। ऑक्सीजन मीडिया की सह स्थापना की, यहाँ तक कि डॉक्टर फिल और रैचल रे जैसे बेहद सफल शोज भी उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से निकले। स्पिन ऑफ्स। ओ, ये शोज भी ओप्रा के थे? मुझे नहीं पता था। हाँ, उनके प्रोडक्शन हाउस के। लेकिन सबसे बड़ा कदम शायद 2011 में आया। क्या हुआ 2011 में? जब उन्होंने डिस्कवरी कम्युनिकेशंस के साथ मिलकर अपना खुद का केबल नेटवर्क OWN यानी ओप्रा विनफ्री नेटवर्क लॉन्च किया। अपना खुद का टीवी नेटवर्क, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी। क्या ये सफल रहा? शुरुआत कैसी थी? शुरुआत बहुत मुश्किल थी, बहुत ज्यादा। खबरें थी कि 2012 तक नेटवर्क को करीब $330 मिलियन का घाटा हो चुका था। ओह, इतना घाटा? हाँ, ओप्रा ने खुद माना कि वो दौर बहुत तनाव भरा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये चलेगा ही नहीं। लेकिन फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। 2012 में प्रोड्यूसर टाइलर पेरी के साथ एक बड़ी डील की। टाइलर पेरी? हाँ, उनकी बनाई सीरीज ने नेटवर्क को डूबने से बचाया और उसे एक नई पहचान दी। अच्छा। ओएन ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। सेल्फ हेल्प, प्रेरणादायक कहानियां, फैमिली ड्रामा और खासकर अश्वेत समुदाय की कहानियों पर फोकस करके। मतलब एक खास नीश बना लिया उन्होंने। बिल्कुल। क्वीन शुगर, ग्रीन लीफ, यानला फिक्स माई लाइफ जैसे शोज काफी कामयाब रहे। तो उन्होंने बदलते मीडिया माहौल के हिसाब से खुद को ढाला। बिल्कुल, यही ओप्रा की कामयाबी का शायद सबसे बड़ा राज रहा है।
लगातार बदलते रहना, अडेप्टेबिलिटी। उन्होंने कुछ वेंचर बंद भी किए, जैसे हॉर्पो फिल्म्स बाद में बंद हो गई, स्टूडियो बेच दिया गया, मैगजीन का प्रिंट एडिशन बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जमाना बदल रहा था, प्रिंट मीडिया नीचे जा रहा था, स्टूडियो चलाने का खर्च शायद ज्यादा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया? बल्कि अपना फोकस केबल और फिर डिजिटल की तरफ शिफ्ट किया। अच्छा। आज वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के पास ओवन की 95% हिस्सेदारी है, लेकिन ओपरा का 5% हिस्सा और उनका प्रभाव अब भी कायम है। तो अभी भी वो जुड़ी हुई है? हाँ, और उनका साम्राज्य सिर्फ टीवी तक नहीं है। रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हवाई में हजारों एकड़ जमीन है। अरे वाह। WW में इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर भी हैं। सही। क्या हाल में उन्हें कोई चुनौती का सामना करना पड़ा है? बिजनेस में सब कुछ हमेशा अच्छा तो नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि हाल ही में एक बड़ी केबल कंपनी चार्टर कम्युनिकेशंस, उसने अपने पैकेज से ओएन को हटा दिया। क्यों? ये दिखाता है कि कैसे कॉर्ड कटिंग, यानी लोगों का केबल कनेक्शन छोड़कर स्ट्रीमिंग की तरफ जाना, अब स्थापित नेटवर्क्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। हाँ, ये तो हो रहा है। साथ ही 2024 में हैरिस प्रेसिडेंशियल कैंपेन से जुड़ी एक प्रोडक्शन फीस को लेकर भी हार्पो प्रोडक्शंस का नाम कुछ विवादों में आया था। ये जानकारी स्रोत पर आधारित है, हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इन सब के बीच वो नेटफ्लिक्स और एप्पल टीवी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। मतलब वो अब भी गेम में बनी हुई हैं। बिल्कुल, लगातार अडैप्ट कर रही हैं। तो अगर हम कपिल शर्मा के संभावित भविष्य और ओपरा विनफ्रे की असलियत को साथ रखकर देखें, तो क्या मुख्य सबक मिलते हैं? क्या कॉमन थ्रेड्स हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो दोनों कहानियों से निकल कर आती है वो है ओनरशिप, मालिकाना हक का महत्व। हाँ, ये बात बार बार आई है। अपनी कहानी, अपना प्लेटफॉर्म, अपना विजन, इस पर कंट्रोल होना कितना जरूरी है। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी, बदलते वक्त के साथ ढलने की क्षमता। हाँ, ओपरा ने लगभग 4 दशकों में ये बार बार करके दिखाया है। और तीसरा, अपने दर्शकों के साथ एक गहरा भरोसे का रिश्ता बनाना। ओपरा ने लिए बखूबी किया और कपिल की भी यही सबसे बड़ी ताकत है, उनका अपने ऑडियंस से कनेक्शन। ठीक है, तो इसे समेटते हैं। ये जो स्रोत हमने देखा वो हमें कपिल शर्मा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और कहना होगा महत्वाकांक्षी रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे ओपरा की तरह एक विविध, अपने मालिकाना हक वाले मीडिया साम्राज्य में बदलना, ये एक बहुत बड़ी छलांग होगी। बहुत बड़ी। इसके लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होगा, बल्कि तेज कारोबारी दिमाग चाहिए होगा, सही रणनीति चाहिए होगी, और रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने की हिम्मत भी, जैसे क्वालिटी बनाए रखना, टैलेंट संभालना और सबसे जरूरी, अपनी असलियत ना खोना। हाँ, वो ऑथेंटिसिटी वाली बात। और यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे भारत और अमेरिका जैसे दो अलग-अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बीच ये समानताएं खींची गई हैं। सही। ये दिखाता है कि मीडिया बिजनेस बनाने और ब्रांड को फैलाने के कुछ सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, वो हर जगह लागू होते हैं। जैसे? अपनी चीज का मालिक होना, बदलते माहौल में ढलना और अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना, ये हर जगह मायने रखता है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें क्या बताता है? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि कपिल शर्मा के पास अपनी मौजूदा सफलता को एक नए, शायद कहीं ज्यादा बड़े मुकाम पर ले जाने का एक बड़ा मौका है। ओपरा विनफ्रे जैसे ग्लोबल उदाहरणों से प्रेरणा लेकर और सीखकर वो शायद भारत के पहले सही मायनों में कॉमेडी मीडिया मुगल बन सकते हैं। कॉमेडी मीडिया मुगल? हाँ, एक ऐसा नाम जो सिर्फ हंसाए नहीं, बल्कि एक टिकाऊ सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत भी बनाए, एक लेगेसी क्रिएट करे। ये तो एक बड़ा विजन है तो। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर कपिल शर्मा जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास करोड़ों लोगों तक पहुंचने की ताकत है, भारत में ऐसा बड़ा मंच बनाता है, तो सिर्फ बिजनेस और मनोरंजन से आगे बढ़कर आज के भारत में उनकी गहरी सांस्कृतिक जिम्मेदारी क्या हो सकती है, इस पर जरूर सोचेगा।